हेलो एवरीवन। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग है आप सभी के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यार। यहाँ पर से ये आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी सकता है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। एक्स एंटे सेविंग क्या होती है? तो याद रखिएगा, ये एक्स एंडे सेविंग जो होती है, एक्स एंड सेविंग जो होती है आपकी इंटेंडेड एंड प्लान सेविंग, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है? इंटेंडेड एंड प्लान्ड सेविंग। ठीक है, जिसको हम लोग एक्स एंटे कहते हैं। एक्सपोज्ड सेविंग क्या होती है? जिसको हम लोग एक्चुअल सेविंग बोलते हैं, कि आपके पास एक्चुअली कितना सेविंग है। एक प्लान्ड होता है, जैसे आप प्लान कर दो कि इस महीने में मैं 5,000 सेव करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्स एंटे। एक्सपोज्ड मतलब जो आप एक्चुअली सेव कर पाते हो। आपने 5,000 सेव करने का सोचा था, सिर्फ आप 2,000 सेव कर पाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोज्ड सेविंग। ठीक है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अभी जस्ट कवर करवाया था मैंने। किसके द्वारा कहा गया? ये जेबी से के द्वारा। और डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, ये किसके द्वारा कहा गया? आपके जेएम किन्स के द्वारा कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। एक्स एंटे मतलब याद रखिएगा ये वर्ड को, तो ये आपका इंटेंडेड और प्लान्ड सेविंग की बात करते हैं। एक्सपोज्ड में हम लोग जो एक्चुअली सेव करते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है आपके मैच द फॉलोइंग को कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे आपका इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री या फिर फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर अब जो है अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो व्हेन इकोनॉमी ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वर्कर्स बट दे देमसेल्फ नॉट विलिंग टू टेक अप जॉब। जब आपको इकोनॉमी में जॉब मिलती है, जॉब ऑफ़र की जाती है, बट आप उस अपॉर्चुनिटी को, मतलब वर्कर जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करके, मतलब उस जॉब को मतलब करता नहीं है, उसको जॉब मिल रही है, वो कर नहीं रहा है, करना नहीं चाह रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वॉलेंट्री मतलब जानबूझ के वो मतलब अनएम्प्लॉयड रहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब उसको जॉब ऑफ़र की जा रही है, उस वर्कर को उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट वो खुद ही नहीं चाह रहा उस जॉब को करना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो यहाँ पर जब अ सिचुएशन व्हेन वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क अंडर एनी कंडीशन एट एनी वेज रेट बट दे आर फेल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी वो किसी भी, सपोज़ कि कोई पीएचडी होल्डर बंदा है या फिर व्यक्ति है। ठीक है, मैं सपोज़ मैं पीएचडी होल्डर हूँ, तो सपोज़ अगर मैं जॉब करूँ, है ना, मैं करना चाह रही हूँ, मुझे जॉब मिले। ठीक है, तो एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में मैं जॉब करना चाह रही हूँ, हो सकता है मैं 10,000 पे भी, 2,000 पे भी, 3,000 पे भी नौकरी करना चाह रही हूँ, पर मैं कितना पा सकती हूँ? मैं 40-50,000 पे पा सकती हूँ, पर मैं 2-3 हज़ार पे भी काम करना पसंद कर रही हूँ, पर मुझे मिल भी नहीं रहा है ये जॉब, मुझे 2-3 हज़ार वाला भी नहीं मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यानी यहाँ पर क्या होती है कि आप किसी भी वेज रेट पे काम करना चाहते हो, बट दे आर फेल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, या तो वो नौकरी पा ही नहीं पाते, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लेबर फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अदर। ये एक तरीके का जो है टेम्पोरेरी काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल किस तरीके का है? टेम्पोरेरी है। ये कब एग्जिस्ट करता है आपकी इकोनॉमी में? ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लेबर, है ना, जब आपका ट्रांसफ़र ऑफ लेबर होता है, एक ऑक्यूपेशन से जब दूसरे ऑक्यूपेशन में आपका लेबर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी यहाँ पर एक टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन मोर वर्कर्स आर एंगेज्ड इन अ वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। ये हमारे इंडिया में देखा जाता है। एक खेत में अगर 5 लोगों की मतलब मतलब काम करने का जो है रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर खेत में 10 लोग काम करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी मोर वर्कर्स आर एंगेज्ड इन अ वर्क एक्चुअली रिक्वायर्ड टू वर्क। ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर एंगेज्ड है वहाँ पर
पर उस मतलब और उसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ कितनी है, कम की है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट याद रख लीजिएगा और ज़रूर से लिख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और मैच द फॉलोइंग है। ओके, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, यानी आपका C प्लस आई ग्रेटर है आपके C प्लस एस से। ठीक है, इस केस में क्या होगा, तो याद रखिएगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। आपका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा और आउटपुट भी बढ़ेगा। लिख लीजिएगा इसको कि यहाँ पर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। पर अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए एग्रीगेट डिमांड की, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ करने लगेगी। डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, आउटपुट आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई की, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि डिक्रीज़ इन इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। पर यहाँ पर अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो ये आपका डिक्रीज़ करता है एम्प्लॉयमेंट को। क्लियर। और जब आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा आपके इनकम और एम्प्लॉयमेंट में। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डी है। अब डी का देख लेते हैं, एग्रीगेट सप्लाई किससे किससे मिलकर बना होता है। तो जो आपका एग्रीगेट सप्लाई में बार बार डिस्कस करते हैं क्योंकि कंजप्शन प्लस सेविंग C प्लस एस से बना होता है, जबकि एग्रीगेट डिमांड किससे मिलकर बना है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट, या फिर समटाइम्स इसको C प्लस आई से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये इससे मिलकर बना होता है। फिर से मैं मैच करवा दे रही हूँ कि एग्रीगेट डिमांड जब ग्रेटर होता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो आपका जो है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट होता है। जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है तो डिक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट है। जब आपका एग्रीगेट डिमांड सप्लाई बराबर होती है तो इक्विलिब्रियम लेवल होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। अगर एग्रीगेट जो है सप्लाई है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस एस। देखिए C और S से याद रखिएगा, और C प्लस आई किससे होता है, डिमांड से। देखिए एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई C प्लस एस, है ना, S और यहाँ पर एस मैच कर रहा है तो याद कर लीजिएगा इससे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, जुड़े रहिए, अभी आप लोग को और भी रिवीजन वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।